हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू शेयर की अदालत। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। एंड तक हमारे साथ बने रहें। हो सकता है इसके बाद आप लोगों के पोर्टफोलियो में आपको लॉस देखने को ही ना मिले, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये जान जाएंगे कि कौन सी कंपनी बाई करनी होती है एंड कौन सी बाई नहीं करनी होती है। एंड इसके बाद आप केवल अच्छी कंपनियां ही बाई करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। आज का सेशन में हम लोग वो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कॉन्सेप्ट हम अपने लिए यूज करते हैं, जिनकी वजह से हमको कई मल्टीबैगर कंपनियां मिली हैं, लाइक प्रीकॉल, एस, जीपीआईएल, ई मुद्रा, एचएससीएल। ये स्टॉक जो फिल्टर हमने लगाए थे ढूंढने के लिए ये कंपनियां, वही सारे क्राइटेरिया हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर कोई एफएनओ या ट्रेडिंग वाला माइंडसेट का बंदा यहां पर बैठा हुआ है तो ब्रदर ये चैनल छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहां से। ये सिर्फ सीरियस लर्नर के लिए है जो मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं विद द रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे हर कोई इजीली रिलेट कर सके। बट अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी रह जाती है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकता है, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीबैगर स्टॉक। ये सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मल्टीबैगर स्टॉक। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सही गेस किया होगा और कुछ लोगों ने एक जेनरिक स्टेटमेंट सोची होगी। हमारे लिए जो मल्टीबैगर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी स्टॉक 2 से 3 ईयर में अगर आपको 2x रिटर्न दे देता है या देने की कैपेबिलिटी रखता है, वो होता है मल्टीबैगर स्टॉक। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत बार ये न्यूज या शॉर्ट्स देखे होंगे कि अगर किसी ने 10,000 रुपए 1990 में एक पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, उसमें लगाए, या फिर 30 साल पहले उसमें लगाए होते, तो आज की डेट में वो 50 करोड़ रुपए होते या फिर 100 करोड़ रुपए का वो ओनर होता। ये जो टाइम पीरियड है, इसमें तो कोई भी ब्लू चिप स्टॉक ले लो, वो भी बड़े आराम से 2x और 3x हो जाएगा। बट आपको सोचना है कि क्या कोई भी आम आदमी इतना ज्यादा टाइम का लेवरेज ले सकता है? आंसर है नहीं। हमारे लिए मल्टीबैगिंग है कि किसी ने अगर 100 रुपए लगाए किसी स्टॉक के अंदर और वो मैक्स 2 साल या 3 साल के अंदर 200 से 300 रुपए का प्रॉफिट दे दिया, तो वो रियल मल्टीबैगिंग हो जाएगी। एंड ऐसी अपॉर्चुनिटियां होती हैं मार्केट में, बस आपको टाइम देना होता है मार्केट को। फ्रेंड, जैसे कि हम कोई भी न्यू कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं या हमें कोई भी न्यू कंपनी मिलती है, तो सबसे पहले हम उसको 2 स्टेप में स्प्लिट करते हैं। पहला स्टेप है बिजनेस और दूसरा स्टेप है अवर गोल्डन 9 रूल्स। ठीक है, सबसे पहले हम उसका बिजनेस देख लेते हैं। उसको बोलते हैं बेसिकली बिजनेस मॉडल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एज पर अवर फ्रेमवर्क, सबसे पहले हम उस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं। किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई करने के लिए ये बेसिक 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है मार्केट कैप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। सपोज कोई कंपनी 1 लाख करोड़ की है, ऑलरेडी है इस समय पर, तो वो क्या मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है 1 साल के टेन्योर में? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी भी आप मल्टीबैगर ढूंढना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनियों में ही मिलेंगी, जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होती है जिन कंपनियों की। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या बनाती है और उसके यूज क्या हैं और कहां कहां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज बिना जाने आप किसी चीज को खरीदेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे की एनालिसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरा पॉइंट है स्कोप ऑफ ग्रोथ। कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने के लायक है भी या नहीं। जैसे कि कंपनी अभी तक कोई रील वाला कैमरा बना रही है, रील वाला मतलब जो पहले चलता था जिसमें रील डाली जाती थी, अगर वैसा कोई कैमरा बना रही है कंपनी, तो अब क्या वो चीज आगे भी ग्रो करेगी? आप खुद से सोचिए। इसका आंसर है नहीं। वो कंपनी की ग्रोथ पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको फर्स्ट पॉइंट से पता लगेगा, उसको उसके प्रोडक्ट के बारे में जान के। फोर्थ पॉइंट है डिमांड। कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है एक्चुअली में डिमांड में है या नहीं। मान लो कोई कंपनी है जो अब ऐसा फोन बना रही है जिसका, जैसा कि पहले नोकिया फोन बनाया करती थी कभी, केवल कीपैड होता था उसके अंदर, तो क्या अब ऐसे फोन की डिमांड है मार्केट में? उसका आंसर है नहीं। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी धंधे को चलाने के लिए।
बिना डिमांड के कोई अगर आलू से भी सोना बनाएगा तो भी वो कंपनी चलेगी नहीं। एंड पांचवा पॉइंट है सेक्टर। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कभी कभी ऊपर के 4 पॉइंट भी अच्छे होने के बाद कंपनी परफॉर्म नहीं करती है। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, कभी भी सारे सेक्टर एक साथ परफॉर्म नहीं करते। सो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है जो एवरी क्वार्टर या फिर एवरी ईयर चेंज होती रहती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो 2 सेक्टर हैं, जैसे कि एक आईटी है एंड दूसरा एक केमिकल का सेक्टर है। मान लो इस मंथ में आईटी सेक्टर नहीं चल रहा है बट केमिकल सेक्टर में तूफान आया हुआ है। तो हो सकता है कि आईटी कंपनी की जो राजा कंपनी है या फिर जो कोई ब्लू चिप कंपनी है जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सब आपको लॉस दे सकते हैं अगर आईटी सेक्टर नहीं चल रहा है तो। और कोई केमिकल स्टॉक की कोई न्यू कंपनी जिसके ऊपर के 3 पॉइंट अच्छे हैं वो गजब का रिटर्न दे सकती है। तो इसलिए सेक्टर को ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे वो 5 पॉइंट जो हम लोग देखते हैं किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है या कंपनी अवॉइड लिस्ट में है या नहीं है वो जानने के लिए। सपोज कोई हमसे ऐसी कंपनी मिल जाती है जो फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर देती है, मतलब फर्स्ट स्टेप के जो हमारे 5 पॉइंट अगर क्लियर हो जाते हैं, अगर हमें ऐसी कोई भी कंपनी मिल जाती है तो अब हम उस कंपनी को फाइनल राउंड में ले जाते हैं एंड जहां उसको 9 पॉइंट पर चेक करते हैं। अगर कोई भी पर्सन इन 9 पॉइंट पर मास्टरी कर लेता है तो ब्रदर यकीन मानिए मल्टी बैगर उसके लिए ढूंढना एक मजाक लगने लगेगा। बस कंडीशन ये है कि आपको एक चीज मार्केट को देनी होगी और वो है टाइम। जितना टाइम हम लोग आजकल यूट्यूब पर फनी एंड बेकार की वीडियो देखने में वेस्ट कर देते हैं, अगर उसका 10% भी अगर यहां पर हम नॉलेज लेने में यूज कर दें तो आपका इन्वेस्टिंग का जो लेवल होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। तो पहले हम ये 9 पॉइंट को डिटेल में समझते हैं कि आखिर इनमें से हमें क्या देखना होता है एंड हम कोशिश करेंगे कि किसको एकदम ऐसी लैंग्वेज में समझाएं सो दैट जो मार्केट में बिगनर हैं वो भी इजीली रिलेट कर पाएं। एंड इस वीडियो के एंड में हम एक आपके साथ इंपॉर्टेंट लर्निंग भी शेयर करेंगे जो आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगी। ओके, तो पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं, सो जो कि है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो जैसा कि आपने हमारे लाइव सेशन में देखा होगा कि हम लोग सबसे पहले किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके हम सबसे पहले देखते हैं टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो जिसका मतलब है सेल्स, टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट का मतलब होता है बॉटम लाइन। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो 2 कंपनी हैं ए एंड बी, दोनों सेम सामान बेच रही हैं। ए कंपनी अपनी सेल्स को 5 से 10 ईयर के टेन्योर में इंक्रीज नहीं कर पाई, मतलब 5 साल पहले भी 100 आइटम बेच रही थी वो कंपनी और आज की डेट में भी 100 ही आइटम बेच रही है। वहीं बी एक दूसरी कंपनी है जो 1 साल के अंदर 10 से 20% की सेल्स ग्रोथ कर रही है, मतलब 5 साल पहले 100 आइटम बेच रही थी अगर वो कंपनी, तो 5 साल में वो 200 आइटम बेचने लगेगी। तो इस हिसाब से हम लोगों को कौन सी कंपनी पर दाव लगाना चाहिए? ऑब्वियसली जो जिसकी टॉप लाइन या फिर सेल्स ग्रो कर रही है, यानी कि बी कंपनी। एंड इसी तरह बॉटम लाइन का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रॉफिट बढ़ा रही है हम लोगों को उसको रडार पर रखना चाहिए। सो आई होप इंपॉर्टेंस ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि है डेप्थ। सो डेप्थ एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये वन ऑफ द की रीजन होता है किसी भी कंपनी को एकदम जड़ से मिटाने के लिए। आप कोई भी दिवालिया कंपनी उठा लो, उसमें से 95% कंपनियां होंगी जिसमें हैवी डेप्ट रहा होगा। तो अगेन हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 2 शॉपकीपर हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। दोनों सेम टाइप का सामान बेच रहे हैं एंड सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, 100 रुपए। बट इसमें से जो श्याम है उसके ऊपर 500 रुपए का डेप्थ भी है, लेकिन राम का डेप्थ जो है वो 20 रुपए का है केवल। एंड मंथली राम एंड श्याम अपने डेप्थ को कम करते हैं और बाई पेइंग इंटरेस्ट। तो राम का अगर डेप्थ कम है तो वो जल्दी से फोकस करेगा डेप्थ फ्री होने की, और जिसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा एंड फर्दर वो बचा हुआ पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंशन। वहीं श्याम भी इंटरेस्ट ही दे रहा होगा। सो विद द टाइम होगा ये कि राम की शॉप का इतना एक्सपेंस हो जाएगा, उसके सामने श्याम को अपना बिजनेस
बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए कंपनी के पास डेब्ट का परसेंटेज जितना ज्यादा कम होगा उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मार्जिन। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन। सो प्रॉफिट मार्जिन इज वन ऑफ द की फैक्टर जो कंपनी को मदद करता है बड़ा बनने में। सपोज कोई कंपनी 100 रुपए का काम कर रही है एंड उसके 100 रुपए ही लग जा रहे हैं उसको डिलीवर करने में, मतलब एक्सपेंस हो जा रहे हैं 100 रुपए ही, तो उसका मार्जिन जो होगा वो 0% हुआ। तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा बिजनेस के लिए ये उतना ही इंटरेस्टिंग माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो शो आता है आजकल टीवी पर, शार्क टैंक, उसमें सबका एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि मार्जिन बताओ भाई, मार्जिन क्या है, कितने मार्जिन पर काम कर रहे हो आप। तो इसी नंबर से पता लगता है कि बिजनेस में कुछ दम है या फिर नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि है ROCE एंड ROE। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो हेल्प करती हैं प्रिडिक्ट करने में कि कंपनी इस काबिल है जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सके। तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी अपने धंधे से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है एंड अपने कैपिटल पर। तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी 100 रुपए अपने बिजनेस पर लगा रही है तो उसका कितना परसेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है कंपनी के प्रोफाइल के लिए। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है ROE एंड ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब ये इन्वेस्टर को कितना कमाकर दे रही है। तो एज एन इन्वेस्टर वी मस्ट सी कि जितना ज्यादा परसेंटेज होगी वो प्रूफ है कंपनी का कि उसने इन्वेस्टर को इतना कमाकर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि है वैल्यूएशन। तो मैक्सिमम लोगों ने इस टर्म को सुना होगा जो भी स्टॉक मार्केट में है, थोड़ा इन्वॉल्व हैं। अगर सुना ही नहीं है मतलब या तो आपका डिमेट अकाउंट ही नहीं है और या फिर आप प्योरली फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे वाले बंदे हैं। तो मजाक से हटकर ये बहुत कॉमन टर्म है एंड इसको लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। तो इसको सिंपल वर्ड में अगर समझते हैं तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है एंड डिमांड में है तो आप उसके लिए कितना एक्स्ट्रा रुपए दे सकते हैं, यानी कि 100 रुपए की चीज के लिए आप कितने रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वो एक तरीके से वैल्यूएशन है। तो इसका आइडिया लगता है पीई से। पीई वैल्यू हम देखते हैं ना नॉर्मली लाइव सेशंस में, ये वो ही पी है। तो इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो। सो आइडियली इसकी रेंज जो होती है वो होती है नॉर्मली 40 से 50 की रेंज में है ना, अगर कोई भी स्टॉक का पी, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। बट अगर किसी कंपनी का 3 डिजिट में हो तो उसमें भाई सोचने की बात है कि 3 डिजिट पर नॉर्मली कंपनी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो जाती है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसको एक बार 2 बार फिर से एनालाइज कर लें कि बाय करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। सो पीई इज वन ऑफ द की मैट्रिक्स जो डिफाइन करती है स्टॉक को कि ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जो कि है पीयर। तो पीयर मींस उस कंपनी का कंपटीटर कौन है। आप लोगों ने फिल्म में एक डायलॉग अक्सर सुना होगा कि अपने दोस्तों को पास रखो और अपने दुश्मनों को भी ज्यादा पास। सो दुश्मनों का मतलब है बिजनेस टर्म्स में समझ लेते हैं कि कंपटीटर। तो हमेशा ये ध्यान रखिए अगर कोई स्टॉक मोनोपोली बिजनेस नहीं चला रहा है तो उसमें सबसे जरूरी है उसके कंपटीटर को देखना। तो इस केस में हम लोग स्टॉक को एनालिसिस करते टाइम देखते हैं कि और कौन कौन सेम बिजनेस के अंदर दूसरी कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनकी भी एक बार परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारी जो मेन कंपनी हम सर्च कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस या कहीं ज्यादा जो अच्छे वैल्यूएशन पे उसकी पीयर दूसरी कंपनी अवेलेबल है जो कि अच्छा टॉप लाइन भी है उसका, अच्छा बॉटम लाइन भी है और मार्जिन भी है। तो कहीं हमारी मेन कंपनी से अच्छा उसका डेटा तो नहीं है पीयर वाली कंपनी का। तो इसलिए हमें पीयर को भी एनालाइज करना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि है पॉइंट नंबर 7, प्रमोटर होल्डिंग। जिस बिजनेस में अगर ओनर या प्रमोटर का खुद का स्टेक नहीं है, इसका एक मतलब होता है कि प्रमोटर कुछ ऐसा जानता है जिसकी वजह से उसको डर है कि कहीं उसका खुद का पैसा ना डूब जाए। तो अब हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कंपनी का ओनर खुद ये सोचता है तो क्या हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। बट कुछ सिनेरियो में जब प्रमोटर होल्डिंग कम हो जाती है ड्यू टू प्लेजिंग टू रेज फंड
विच इज ए नॉर्मल केस इन द बिजनेस। सो इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेजिंग का जो यूज है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कंपनी के अंदर या नहीं, तो उस केस में हमें कंपनी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू का सिंपल वर्ड में मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी अपना सब कुछ बेच दे, लाइक बिजनेस, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, एंड जो भी एसेट है उसके पास, तो हर इन्वेस्टर को वो कितने रुपए देगी पर शेयर्स के बदले, तो वो होता है उस कंपनी का बुक वैल्यू। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए एंड बुक वैल्यू है 10 रुपए, एंड एक और कंपनी है जिसका करंट प्राइस है 100 रुपए एंड उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 80 रुपए। तो दोनों कंपनी आपने अपने इन्वेस्टर को बुक वैल्यू के हिसाब से रिटर्न देंगी, तो किस कंपनी में इन्वेस्टर खुश होंगे? ऑब्वियसली सेकंड कंपनी में। बट ये जो मैट्रिक्स होती है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम ये वाला पॉइंट को इग्नोर करें, तो ये वाले पॉइंट को भी हम कंसीडर करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है चार्ट पैटर्न। अब आप लोग ये वो वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो फैक्ट है कि अभी तक हर किसी ने किसी ना किसी स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट पर खूब दिमाग मारा होगा। अब कभी कभी स्क्रॉल करते समय शेयर मार्केट का जो डिस्कशन वीडियो आती है तो उसमें हमें देखने को मिलता है, तो हम ही अपना सर पकड़ लेते हैं कि कितनी सिंपल सी चीज को लोग कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो चलिए इसको एकदम से रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, हमने एक हाथ में ऊपर करके एक चाकू पकड़ रखा है और जिसका शार्प वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, एंड फिर हम आपसे बोलते हैं कि हम ये चाकू नीचे गिरा रहे हैं, तो क्या आप ये चाकू पकड़ेंगे? ठीक है, तो जो अपने आप को 30 मार खां समझते हैं वो लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल पकड़ लेंगे। तो होगा क्या, वो बंदा पकड़ तो लेगा, लेकिन कुछ लोग अपनी जो उंगली कटवा लेंगे, कुछ अपनी स्किन कटवा लेंगे और कुछ हो सकता है हाथ ही कटवा लें इस केस में। तो अब इसका सही तरीका क्या है? अगर चाकू गिर रहा है तो बेटर है ब्रदर उसको गिरने दो जब तक कि पूरा ना गिर जाए, और अगर आपको वो ही चाकू चाहिए तो फिर ठीक है, जब गिर जाए उसके बाद उसको उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही रियल टाइम में स्टॉक में भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। अगर शेयर मार्केट में कोई शेयर कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा है तो ब्रदर उसको बाई नहीं करना है, और कब तक बाई नहीं करना है? जब तक कि वो कंसोलिडेट होकर ऊपर तक चलना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद फिर आप एंट्री बना लो एंड देन उसके बाद इंजॉय करो, राइट? ठीक है। सो फ्रेंड, ये है वो सारे पॉइंट्स जो हम फॉलो करते हैं स्टॉक को फिल्टर करने के लिए, एंड इस फ्रेमवर्क के अलावा और कुछ नहीं है। ये एकदम सिंपल सी चीजें थी जो 9 हमने अभी तक बताई हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितना अभी तक हमने समझा है या मार्केट को समझाया है, उसमें पैसा बनाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर, दुनिया भर के लॉजिक्स लगाने की नीड नहीं है। पैसा वहीं बनता है जो जहां चीजों को सिंपल फॉर्म में समझ के किया जाता है, क्योंकि तभी वो उस पर कमांड कर पाते हैं। अब इसके बाद आप चाहें कितने भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, कितने भी सॉफ्टवेयर खरीद लो, वो सब एक तरफ, एंड थोड़ा टाइम देके बस ये जो फ्री का जो हमने ज्ञान दिया है इस पे बस मास्टरी कर लो एक बार, फिर किसी भी गाइडेंस या किसी भी इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड फिर भी अगर किसी पॉइंट में आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगी है इंफॉर्मेशन तो अपने फीडबैक भी दीजिएगा, उससे हम लोगों को पता लगेगा कि ये जो ट्रिक हमने आप लोगों को बताया है वो काम कर रहा है या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर करते रहिए, अच्छे काम करते रहिएगा, एंड अपने और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखते जाइए ब्रदर। एंड अगर आप लोग किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।